बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की चोटी में बसा एक गांव था जिसका नाम शिवनगर था। यहाँ हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती थी। अरे बाप रे बाप, आज तो जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ये ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है भाई। कहीं हम इस बर्फ में जम ही ना जाएं। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़कर ही मानेगी। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी ठंड लग रही है कि रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। बस दिल करता है कि पूरा दिन गर्मा गर्म चाय पीते रहें और कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। उसी गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां आदर्श अपने परिवार के साथ रहता था। आदर्श एक गरीब मजदूर था जो अपनी पत्नी सीता और 2 छोटी बेटियों प्रिया और माया के साथ शहर के एक कोने में बनी झुग्गी में रहता था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता था और जो थोड़ा बहुत कमाता था उसी से घर का गुजारा चलता था। ठंड का मौसम आ चुका था और इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही तेज थी, लेकिन आदर्श के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने परिवार के लिए गर्म कपड़े या रजाई खरीद सके। रात का वक्त था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और उनकी झुग्गी के अंदर भी ठंड का असर महसूस हो रहा था। उनके पास सिर्फ एक पतली सी चादर थी जिसे सीता ने अपनी बेटियों पर डाल दिया था। आदर्श और सीता ठंड में सिकुड़ते हुए बैठे थे। सीता ने एक पुरानी साड़ी ओढ़ रखी थी, लेकिन वो ठंड से बचने के लिए काफी नहीं थी। सुनते हो, अगर हमारे पास और रजाई होती तो कितना अच्छा होता ना, फिर हमें इतनी ठंड नहीं लगती। इस वक्त मुझे इतनी ठंड लग रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें भी ठंड लग रही होगी, बस तुम बोल नहीं रहे। काश हमारे पास रजाई ना सही लेकिन कुछ लकड़ियाँ ही होती तो हम उन्हें जलाकर थोड़ी गर्मी ले लेते। कम से कम बच्चों को भी थोड़ी राहत मिल जाती और ये सर्दी की रात इतनी मुश्किल न लगती। सीता, तुम ऐसा मत बोलो, वरना मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और घर के लिए कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर हम अपनी झोपड़ी को थोड़ा गर्म कर पाएंगे और बच्चों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। रात के अंधेरे में आदर्श अपने पुराने जूते पहने कांपते हुए बाहर निकला। गली सुनसान थी, लोग अपने गर्म घरों में दुबके हुए थे, लेकिन आदर्श को अपने परिवार की चिंता थी। भाई, अगर तुम्हारे घर में कुछ फालतू लकड़ियां हों तो मुझे थोड़ी दे देना। मेरी बीवी और बच्चे ठंड में तड़प रहे हैं। हमारी छोटी सी झोपड़ी इतनी कमज़ोर है कि अंदर तक ठंडी हवा आ जाती है। कृपा करके मेरी थोड़ी मदद करो। अरे भाई, मेरे पास कोई फालतू लकड़ी वकड़ी नहीं है। जो भी है वो मेरे अपने घर के लिए ही है। तुम्हें हर बार मदद चाहिए होती है, लेकिन मैं हर बार नहीं दे सकता। जाओ जाकर इस बार कहीं और भीख मांगो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे जलाने लायक कुछ नहीं मिला। अचानक उसे एक दुकान के बाहर कुछ पुराने गत्ते पड़े दिखे। अरे वाह, ये तो गत्ते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर लकड़ी नहीं मिली तो इन्हीं को उठाकर घर ले जाता हूँ। फिर सीता से कहूँगा कि इसे ही जला लो, कम से कम थोड़ी राहत तो मिलेगी। चलो अब इन्हें लेकर घर चलता हूँ। उसने जल्दी से वे गत्ते उठाए और अपनी झुग्गी की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने गत्तों को जलाया और थोड़ी सी गर्मी उनके छोटे से घर में फैल गई। अरे वाह आदर्श, सिर्फ इतने से कागज जलाने से ही झोपड़ी में कितनी ज्यादा गर्मी हो गई। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, वरना कब से ठंड से कांप रहे थे। ठंड के कारण सिर में भी दर्द होने लगा था, लेकिन अब थोड़ी राहत मिली है। हाँ, तुम सही कह रही हो। सिर्फ कागज से ही इतनी अच्छी गर्मी मिल गई। काश हमारे पास लकड़ियाँ होती तो आग थोड़ी देर और जलती और हमें ज़्यादा राहत मिलती। ठंड बहुत तेज़ है, लेकिन जितना भी मिला है वही हमारे लिए बहुत है। अब बस किसी तरह ये रात आराम से कट जाए। प्रिया और माया ने राहत की सांस ली, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय की राहत थी। अगली सुबह जब आदर्श काम पर गया तो उसने देखा कि बहुत से मजदूरों को ठंड के कारण काम नहीं मिल रहा था। ठंड के दिनों में उसका काम और भी कम हो गया था और पैसे की कमी बढ़ती जा रही थी।
दिन भर कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। थका हारा वो घर लौटा और देखा कि सीता भी परेशान थी। उनके पास खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। उसने सूखी रोटी बनाई और सबने थोड़ा थोड़ा खाकर काम चलाया। सीता, हम तो 4 लोग हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 ही रोटियां हैं। अब क्या करें? किसे कम खाना पड़ेगा और किसे भूखा सोना होगा? बच्चों को तो भूखा नहीं सुला सकते, लेकिन अगर हम में से कोई एक भी कम खाए तो भूख कैसे सह पाएगा? काश हमारे पास थोड़ी और रोटियां होती तो सबका पेट भर जाता। आप और बच्चे खा लीजिए, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। माँ के लिए तो वैसे भी सबसे बड़ी तसल्ली यही होती है कि उसके बच्चे पेट भर कर सोएं। मैं ठीक हूँ, मुझे भूख महसूस नहीं हो रही। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। आपके और बच्चों के पेट में कुछ जाएगा तो आप सबकी तबीयत ठीक रहेगी। रात फिर से आ गई। ठंड और बढ़ गई थी। प्रिया ठंड से कांप रही थी। आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास ना तो कोई कंबल था, ना ही कोई और साधन। तभी उसे याद आया कि पास की कॉलोनी में एक सेठ रहता था जो पुराने कपड़े दान करता था। अगली सुबह आदर्श हिम्मत जुटाकर सेठ के घर गया। साहब, क्या आपके पास कोई पुराना कंबल या रजाई है? अगर है तो कृपया दे दीजिए। मेरे घर में सिर्फ एक ही रजाई है जिसे मैं अपने बच्चों को ओढ़ा देता हूँ, मगर खुद ठंड से कांपता रहता हूँ। अगर आपके पास कोई पुरानी चादर भी हो तो दे दीजिए, किसी तरह ठंड से बचने के काम आ जाएगी। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। भाई, तुम्हारी हालत सुनकर दिल दुख गया। ठंड सच में बहुत कड़ाके की पड़ रही है और बिना गर्म कपड़ों के रहना बहुत मुश्किल है। रुको, मैं देखता हूँ। मेरे पास एक पुराना कंबल और एक चादर रखी है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये फटी पुरानी ही सही, लेकिन ठंड से कुछ तो राहत मिलेगी। और हाँ, अगर ज़रूरत हो तो बेहिचक फिर आ जाना, जितना बन पड़ेगा मदद करूँगा। कुछ देर बाद वो अंदर से एक पुराना लेकिन गर्म स्वेटर और एक पतली रजाई लेकर आया। आदर्श की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और जल्दी से घर की ओर भागा। जब वो घर पहुंचा तो सीता ने उसे देखते ही पूछा, क्या मिला? आदर्श ने मुस्कुराते हुए स्वेटर और रजाई दिखाई। सीता ने तुरंत रजाई प्रिया और माया को ओढ़ा दी। छोटी बच्चियों ने राहत की सांस ली और आदर्श को ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली हो। लेकिन आदर्श अब भी चिंतित था। ये सिर्फ कुछ दिनों की राहत थी, स्थायी समाधान नहीं। उसे कोई काम ढूंढना था जिससे वो रोज की ज़रूरतें पूरी कर सके। उसी शाम जब वो काम की तलाश में निकला तो उसकी मुलाकात हरि प्रसाद नाम के एक दुकानदार से हुई। हरि प्रसाद ने देखा कि आदर्श ठंड से कांप रहा है और परेशान भी लग रहा है। क्या हुआ आदर्श, आज काम पर नहीं गए? साहब, काम ही नहीं मिल रहा। ठंड के कारण मजदूरी भी कम हो गई है। सुबह से कई जगह गया लेकिन सब ने मना कर दिया। घर में राशन भी खत्म होने वाला है। समझ नहीं आता क्या करूं। बच्चियां ठंड में कांप रही हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। देखो आदर्श, मेरी दुकान पर थोड़ा काम है। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। काम आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कुछ पैसे और खाना ज़रूर मिल जाएगा। कम से कम इससे तुम्हारे घर का चूल्हा तो जलेगा। तुम मेहनती आदमी हो और मुझे ऐसे लोगों की ही ज़रूरत होती है। सच में साहब, अगर ऐसा हो जाए तो मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। मैं कोई भी मेहनत करने को तैयार हूँ, बस मुझे मौका दीजिए। मैं सुबह से रात तक जितना कहेंगे उतना काम करूँगा। बस इतना चाहूँगा कि मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी और ठंड से बचने के लिए कुछ मिल जाए। उस दिन आदर्श पहली बार राहत की सांस लेकर घर लौटा। अब उसके पास एक उम्मीद थी, एक रास्ता था जिससे वो अपने परिवार को बचा सकता था। उसने सीता को सब बताया। कुछ दिनों बाद जब आदर्श की कमाई थोड़ी ठीक होने लगी तो उसने एक गरीब आदमी को ठंड में ठिठुरते देखा। क्या हुआ भाई, तुम बाहर क्यों बैठे हो? इतनी सर्दी में यहाँ बैठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या बताऊं भाई, ठंड ने बेहाल कर दिया है। ना घर है ना सहारा, बस ये फुटपाथ बचा है। भूख से जान निकल रही है, बदन भी जम गया है। कहाँ जाऊं? कोई नहीं जो मेरा अपना है। कभी मैं भी कमाता था, खुशहाल जीवन था मेरा, पर वक्त बदला
और सब छिन गया। आदर्श की आंखों के सामने अपने बीते दिन आ गए। बिना कुछ सोचे उसने अपने पास का एक पुराना स्वेटर उस आदमी को पहना दिया। अभी हमारे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, 2 हैं, लेकिन तुमने फिर भी किसी की मदद की। यही असली अमीरी होती है। आदर्श ने सिर हिलाया और अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। अब ठंड उन्हें डरा नहीं रही थी, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था और सबसे बढ़कर एक नई उम्मीद थी। आदर्श, मैंने कहा था ना कि एक दिन हमारी हालत भी ठीक होगी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से डटा रहे तो हालात जरूर बदलते हैं। मगर आदर्श, मुझे इस बात का दुख है कि हमारा कोई बेटा नहीं है, क्योंकि इनकी शादी के बाद हम दोनों बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अरे सीता, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ अगर हमारा कोई बेटा नहीं है? मुझे तो मेरी दोनों बेटियां किसी बेटे से भी बढ़कर लगती हैं। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि उनका नसीब बहुत अच्छा हो, वे हमेशा खुश रहें। हम एक दूसरे के लिए ही काफ़ी हैं। आदर्श की मेहनत रंग लाने लगी थी। वो रोज ईमानदारी से काम करता और अपनी पूरी ताकत लगा देता। धीरे धीरे उसका काम सुधरने लगा और हरिप्रसाद भी उसकी मेहनत से बहुत खुश थे। एक दिन जब आदर्श दुकान पहुंचा तो हरिप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आदर्श, तुम तो कमाल कर रहे हो। दुकान की सफाई हो या ग्राहक संभालना, सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हो। साहब, बस अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपने भरोसा किया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये लो, ठंड बहुत ज़्यादा है, इसे पहन लेना। और हाँ, आज तुम्हारी मेहनत के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। आदर्श की आंखों में खुशी थी। अब उसकी जिंदगी थोड़ी सुधर रही थी। पैसे लेकर वो घर की ओर चला। सोच रहा था कि आज वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा खाना ले जाएगा। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को सड़क किनारे ठंड में कांपते देखा। वो कमजोर और भूखी लग रही थी। आदर्श उसके पास गया। अम्मा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? बेटा, कोई नहीं है मेरा। कई दिनों से सही से खाना भी नहीं खाया। ठंड भी बहुत लग रही है। आदर्श ने बिना सोचे अपनी थैली से कुछ रोटियां और सब्जी निकाली और बूढ़ी औरत के हाथ में दे दी। अम्मा, इसे खा लीजिए, इससे थोड़ी ताकत आएगी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से खाना लिया और धीरे धीरे खाने लगी। बेटा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया को रहने लायक बनाते हैं। जो खुद तकलीफ सहकर भी दूसरों के लिए हाथ बढ़ाएं, वही असली इंसान होता है। तुम्हारी राहें हमेशा रोशनी से भरी रहें। तुम्हारे घर में कभी अंधेरा ना आए। तुम्हारी झोली कभी खाली ना हो और तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। जो खुशी तुमने आज मुझे दी है, वही खुशी हर कदम पर तुम्हें मिलती रहे। आदर्श मुस्कुराया और फिर अपने रास्ते चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सीता को सब बताया। रात हो चुकी थी, लेकिन आदर्श के दिल को आज अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसने अपनी बेटियों को प्यार से सुलाया और सीता के पास बैठकर बोला, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, काम भी मिल गया है और धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही हैं। हाँ, लेकिन असली खुशी तो इस बात की है कि हम मुश्किलों के बावजूद इंसानियत नहीं भूले। आज तो तुमने जिस बूढ़ी अम्मा की मदद की, वो हमें ये सिखाती है कि जब हमारे पास थोड़ा भी हो, तब भी हमें बांटने का जज्बा रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियां भी यही सीखें। मेहनत करो, ईमानदारी रखो और जब भी मौका मिले ज़रूरतमंद की मदद करो। कुछ ही दिनों में आदर्श की मेहनत और भी रंग लाने लगी। हरिप्रसाद ने उसे दुकान की जिम्मेदारी बढ़ा कर दी और उसकी मजदूरी भी पहले से ज्यादा कर दी। अब आदर्श कुछ पैसे बचाने भी लगा था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपनी झोपड़ी को थोड़ा ठीक करवाया जाए, ताकि उसकी बेटियां ठंड में कम से कम चैन से सो सकें। आदर्श ने कुछ लकड़ियां और टिन की चादर खरीदी और खुद ही अपनी झोपड़ी की मरम्मत करने लगा। गांव के कुछ लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने भी उसकी मदद की। कुछ ही दिनों में आदर्श का छोटा सा घर पहले से बेहतर हो गया। अब ठंडी हवाएं अंदर नहीं आती थीं और घर में गर्माहट बनी रहती थी। ये कहानी हमें सिखाती है
कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उम्मीद और हिम्मत से उनका सामना किया जा सकता है। आदर्श और उसका परिवार मुश्किल हालातों में भी एक दूसरे का सहारा बना रहा और इसी तरह आदर्श ने अपनी मेहनत और हिम्मत से हालातों को बदल दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी मेहनत करने की ताकत देता है। अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।